नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LTC नॉलेज में। दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही ट्रेंडिंग है। जो आज का हमने टॉपिक लिया है उसका टॉपिक का नाम है नई शिक्षा नीति या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि शिक्षा नीति होती क्या है या अब तक कितनी शिक्षा नीति आ चुकी है और किस किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लागू हुई है, और वर्तमान में नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और ये कैसे हमारे करियर को आगे प्रभावित करेगी या हमें कैसे जो है किसी जॉब को पाने में मदद करेगी या हमसे कोई जॉब कैसे जो है छूट सकती है, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। इन सब बातों से संबंधित अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इन सब बातों से संबंधित पूरी जानकारी आपको हम वीडियो के माध्यम से देंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है शिक्षा नीति होती क्या है। दोस्तों शिक्षा नीति जो होती है किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है उस तरीके को हम नीति बोलते हैं या अपना प्रोसीजर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है शिक्षा की बात है तो यानी कि शिक्षा प्रणाली में, भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं जिसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है या शिक्षा ग्रहण की जाती है, उस शिक्षण प्रणाली में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं उसको हम बोलते हैं शिक्षा नीति। तो दोस्तों अब तक जो है जो हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से अब तक कुल 3 बार शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है। ये तीसरा परिवर्तन है शिक्षा नीति का। तो जैसा कि हमारे संविधान में वर्णित है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग UGC का गठन हुआ था। तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP का निर्माण होना भी शुरू हो गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अब तक सिर्फ 3 शिक्षा नीति बनी हैं। तो जो पहली हमारी शिक्षा नीति थी वो कोठारी आयोग की सिफारिश पर 1968 में पहली बार शिक्षा नीति बनी, जिसे माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने लागू किया था। इसके बाद जो दूसरी शिक्षा नीति हमारी बनी थी वो 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा लागू की गई थी, जिसकी संरचना थी 10+2+3, जो कि अभी तक चल रही थी, वर्तमान समय तक चल रही है, जिसको अब खत्म किया जा रहा है। और अब हमारी जो तीसरी शिक्षा नीति लागू हुई है जिसको नई शिक्षा नीति 2020 बोलते हैं हम लोग, इसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 जुलाई 2020 को लागू किया, जिसकी संरचना 5+3+4 है। ये क्या होती है इसके विषय में अभी हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति जो हमारी लागू हुई है, नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई, जो भारतीय शिक्षण प्रणाली में कई बदलावों को व्यक्त करती है। क्या बदलाव हुए हैं भारतीय शिक्षण प्रणाली में? पहला है जो हमारा बदलाव हुआ है वो है स्कूली शिक्षा का ढांचा, यानी कि जो हमारा पहले जो ढांचा था 10+2+3 का, उसको बदल कर अब कर दिया गया है 5+3+3+4। ये क्या चीज़ होता है इसके विषय में अभी आगे हम वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण हमारे में जो शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है वो है अंडर ग्रेजुएट शिक्षा में परिवर्तन या अंडर ग्रेजुएट शिक्षा में बदलाव जो हुआ है। इसमें ग्रेजुएशन कोर्सेज में बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में बदलाव किए गए हैं। कुछ उच्च शिक्षा में अन्य बदलाव से संबंधित जो हुए हैं बदलाव, उनके विषय में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो है फैसला हुआ है, एक महत्वपूर्ण जो घोषणा हुई है वो है UGC, NCTE और AICTE को ख़त्म कर दिया गया है। ये बहुत ही बड़ी घोषणा है, तो इसके विषय में भी हम आगे अभी बात करते हैं कि इसकी जगह कौन लेगा। इसके अलावा कॉलेज में अब एडमिशन कॉमन एग्ज़ाम के बेस पे होंगे, यानी कि अब जो है कॉलेजों को कॉमन एग्ज़ाम का ऑफ़र दिया गया है। अब अगर आपको एडमिशन कराना है तो कॉलेजों में एंट्रेंस के विकल्प पे एडमिशन होगा। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों की फ़ीस जो होती थी उसको नियंत्रण करने के लिए एक मॉनिटरिंग बॉडी बन रही है जो फ़ीस को नियंत्रित करेगी सभी कॉलेजों की। इसी के तहत इसी के अलावा शिक्षा नीति में तकनीकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए
ये नई शिक्षा नीति प्रेरित कर रही है। इसके अलावा जो नया और परिवर्तन हुआ है वो भारतीय भारतीय शिक्षण प्रणाली में विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को अनुमति दी गई है कि वो भी भारत में आके अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपनी जो है एजुकेशन संस्थाएं हैं उसको स्थापित कर सकें और यहाँ पे अपना जो है एजुकेशन सिस्टम ला सकें, लगा सकें, यहाँ पे एजुकेशन अपनी जो है दे सकें बहुत ही सरल तरीके से भारतीय लोगों को। इसके अलावा जो एक और परिवर्तन हुआ है स्कूली शिक्षा में, अन्य महत्वपूर्ण बदलाव जो हुए हैं उनके विषय में भी हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो, ये बहुत ही खास वीडियो है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्कूली शिक्षा का नया ढांचा, जैसा कि अभी हमने बात किया, नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक, यानी कि पहला जो 5 साल का है, प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक 5 साल, जिसको हम लोग फाउंडेशन स्टेज बोलेंगे। अभी ये क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके विषय में आगे हम विस्तृत रूप से बात करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा हमारा है, दूसरा जो 3 है वो है तीसरी से 5वीं तक, यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें कौन कौन से बच्चे शामिल होंगे, किस एज ग्रुप तक के बच्चे शामिल होंगे, इसके विषय में अभी हम बात करते हैं। उसके बाद 6ठी से 8वीं तक का जो हमारा है ये भी 3 साल का है। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग मिडिल स्टेज बोलते हैं। और जो हमारी चौथी स्टेज है और आखिरी स्टेज है 4 साल की, उसको हम 9वीं से 12वीं तक के बच्चे उसमें लेते हैं, इसको हम सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं। अब दोस्तों ये स्टेज क्या होती हैं इसके विषय में हम बात करते हैं। पहला जो हमारा फाउंडेशन स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज में क्या होता है, पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, यानी कि फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत पहले 3 साल यानी कि कक्षा 2 तक बच्चे क्या करेंगे, आंगनवाड़ी में शिक्षा लेंगे, प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, यानी कि प्राइमरी कक्षा, आंगनवाड़ी जिसको बोलेंगे। उसके बाद हमारी जो दूसरी होगी, पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा, यानी कि यहाँ पे बच्चों को एक्टिविटी करवा के उनको जो है ट्रेनिंग जो है दी जाएगी, उनको पढ़ाया जाएगा ताकि उनके ऊपर प्रेशर ना रहे और वो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से उस चीज़ को समझ सकें। इसके अलावा बात करते हैं तो इसमें 3 से लेके 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे, यानी कि जिनकी उम्र 3 साल से है, 3 साल से लेके 8 साल तक की उम्र के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकेंगे। जैसा कि पहले अगर हम जो है एडमिशन लेते थे तो पहले जो है हमारा एडमिशन 6 साल की उम्र के बाद से हम कक्षा 1 में एडमिशन लेते थे, उसके बाद हम पढ़ाई करते थे। लेकिन अब 3 साल के एडमिशन से लेंगे जो कि आंगनवाड़ी, फिर उसके बाद हम आंगनवाड़ी पढ़ेंगे जो है 3 साल, उसके बाद फिर 1 साल कक्षा 1, 1 साल कक्षा 2 पढ़ेंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा, जिसको हम लोग फाउंडेशन स्टेज बोलेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा आएगा प्रिपरेटरी स्टेज। इस चरण में कक्षा 3 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होगी, यानी कि 3 साल। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई जाएगी, यानी कि यहाँ भी क्रिएटिविटी द्वारा नए नए इनोवेटिव तरीके से उनको बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ताकि वो चीज़ वो बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकें और समझ के उस चीज़ को अपने यूज़ कर सकें आगे फ्यूचर में। इसमें जो है जो 8 साल से लेके 11 साल तक के बच्चों की उम्र में कवर किया जाएगा, यानी कि जो है 8 साल तक हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे फाउंडेशन स्टेज में, अब 8 साल से लेके 11 साल तक 3 साल की जो हमारी उम्र है इसको हम लोग कवर करेंगे प्रिपरेटरी स्टेज में। इसके बाद जो हमारी आती है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्या होता है, इसमें कक्षा 6 से लेके 8 तक के बच्चों की पढ़ाई होगी, क्योंकि 5वीं तक तो हमने जो है पढ़ी। अब इसके बाद हमारा जो है अगला स्टेप पढ़ रहा है 3 ईयर का, वो है हमारा मिडिल स्टेज। इसमें 6ठी से लेके 8वीं तक की पढ़ाई होगी तथा 11 से लेके 14 साल तक की बच्चे की उम्र कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे, यानी कि बच्चों को स्किल्ड करना भी यहीं से चालू हो जाएगा मिडिल स्टेज में, 6ठी से लेके 8वीं तक। बात करते हैं फिर हमारा जो चौथा स्टेज है और लास्ट स्टेज है वो है, यानी कि 4 ईयर का, वो है कक्षा 9 से लेके 12 तक की।
ये 2 चरणों में पढ़ाई होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज में विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी, यानी कि यहाँ पे बच्चा जो होगा वो कोई स्पेशल सब्जेक्ट भी चुन के पढ़ाई कर सकता है। जैसे अगर वो साइंस लेना चाह रहा है तो साइंस, या कोई और भी जो है सब्जेक्ट वो लेना चाह रहा है तो वो लेके पढ़ाई कर सकता है। इसके अलावा जो हमारे अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव हुए हैं, अंडर ग्रेजुएट शिक्षा में बदलाव हुए हैं, उसमें हम बात करते हैं। अब ग्रेजुएशन डिग्री जो अंडर ग्रेजुएट है, छात्र 4 साल का कोर्स पढ़ेंगे, जिसमें बीच में कोर्स को छोड़ने की गुंजाइश भी दी जाएगी। यानी कि जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती थी, जो 3 साल में करते थे, जैसे आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, जो 3 साल का कर रहे थे, अब आपका कोर्स एक 4 साल का हो जाएगा, यानी 1 साल का कोर्स आपका बढ़ जा रहा है। अब इसमें लेकिन एक आपको बहुत ही अच्छा जो है बेनिफिट मिल रहा है कि जो बच्चे बीच में अगर छोड़ना चाह रहे हैं अपनी क्लासें, तो वो छोड़ सकते हैं, उनको छोड़ने की भी चांसेस दी जाएगी, उनका समय बर्बाद नहीं होगा, वेस्टेज नहीं जाएगा। ये बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यदि अगर आपने सपोज दैट 1 साल कोर्स किया, आपने जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, 4 साल का कोर्स है आपका, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, या कोई भी आप डिग्री कर रहे हो, जैसे आपने जो है 1 साल किया, उसके बाद आप छोड़ते हैं, तो आपको वहाँ से उस यूनिवर्सिटी से, उस कॉलेज से सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 साल का आप करके छोड़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी तरह अगर आप 2 साल पढ़ के छोड़ते हो तो आपको एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 3 साल पढ़ के वहाँ से छोड़ते हो तब आपको डिग्री मिलेगी। अगर आप 4 साल पढ़ने के बाद, यानी पूरा कोर्स ख़त्म करने के बाद उस जो है इंस्टीट्यूशन को छोड़ते हो, तब आपको डिग्री मिलेगी। साथ ही साथ उसमें शोध की डिग्री मिलेगी, यानी कि आपको 1 साल का शोध मिलेगा, जो है शोध के साथ में डिग्री मिलेगी, जो कि आगे आपको जो है पढ़ने के लिए हेल्पफुल होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बदलाव हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट में, तो जिस तरह अंडर ग्रेजुएट में आपको जो है 4 साल का कोर्स किया गया, आपको जो है ऑप्शन मिल गया कि आप जो है बीच में अपनी क्लासें छोड़ सकते हो, उसी तरह यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट में भी आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं, विकल्प मिलते हैं, जो आपको हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। तो पहला जो हमारा ऑप्शन होता है या विकल्प होता है, पहला होता है 2 साल का मास्टर्स, उनके लिए जिन्होंने 3 साल की डिग्री कोर्स किया है। यानी कि अगर आपने 3 साल का जो है कोर्स किया, जैसे बीएससी 3 साल की किया आपने, तो 2 साल का आपके लिए एमएससी का या मास्टर कोर्स होगा कि आप 2 साल उसको कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो विकल्प होगा वो 4 साल की डिग्री कोर्स, यानी कि जिन्होंने 4 साल का जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है उनके लिए होगा। वे 1 साल का मास्टर्स कर सकते हैं, यानी कि उनको 2 साल मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो 1 साल का मास्टर्स कर सकते हैं। सपोज दैट आपका समय वही लग रहा है, अगर आपने 3 साल का जो है ग्रेजुएशन किया तो 2 साल मास्टर करना पड़ेगा, यदि आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है तो 1 साल का आपको मास्टर करना पड़ेगा। इसी तरह तीसरा जो विकल्प है हमारा, तीसरा विकल्प होगा 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एक साथ ही हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने जो है बीएससी किया, उसके साथ ही साथ आपको एमएससी मिल जाएगा उसमें। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बदलाव हुए हैं शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा स्तर में जो अन्य बदलाव हुए हैं उनमें है महत्वपूर्ण बदलाव बीएड। अब बीएड 4 साल का होगा। 4 वर्षीय बीएड डिग्री 2030 में शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जो है ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। यानी कि अगर अब 4 साल का बीएड डिग्री है किसी के पास, तभी वो 2030 से जो शिक्षक भर्ती आएगी 2030 के बाद से वो शिक्षक बनने की योग्यता रखेगा। अगर उसके पास 4 साल का बीएड नहीं है तो वो शिक्षक बनने की जो है लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएगा, यानी शिक्षक बनने के लिए फॉर्म भरने में उसको इस नई शिक्षा नीति के तहत काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और वो नहीं भर पाएगा। तो 4 साल की बीएड डिग्री होगी जिसके पास, वही 2030 के बाद शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता होगी। ये नई शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया है। इसके बाद बात करें तो नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को ख़त्म कर दिया गया है। जैसे अगर आपको पहले पीएचडी करनी होती थी तो उसके पहले आपको एमफिल करना होता था, जो अभी हमारी इसके पहले 10+2 यानी कि जो हमारी दूसरी शिक्षा नीति चल रही थी अभी तक, उसके तहत यदि आपको पीएचडी करना है हायर स्टडीज़ में, उच्च शिक्षा में, तो उसके पहले आपको एमफिल करना पड़ता था।
लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि अब नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। यानी 4 साल का ग्रेजुएशन किया, डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए, और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसी के तहत, इसके अलावा जो नई शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है, मेडिकल की पढ़ाई के लिए अलग एक्रीडेशन पॉलिसी बनाने की बात नई शिक्षा नीति में कही गई है। यानी कि अगर आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो उसका एक अलग ही पॉलिसी बनेगी, जो आने वाले समय में जो बनेगी तो आपको पता चलेगा। नई शिक्षा नीति में ये परिवर्तन हुए। इसके अलावा एक बहुत ही बहुत बड़ी घोषणा हुई है कि यूजीसी, एनसीटी और एआईसीटीई को ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि अगर हम बात करें तो नई शिक्षा नीति के तहत यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को ख़त्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे नियामक या रेगुलेटरी बॉडी बनेगी। यानी कि ऐसी एक संस्था बनेगी जो इन सभी जो है संस्थाएं हैं, उनके अंडर में जितने कॉलेजेस हैं, जितने संस्थान हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी पूरी पूरी रेगुलेशन करेगी। उनको पूरा नियम से उनको चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उनको पूरा उसकी पूरी गाइडलाइन उस रेगुलेटरी बॉडी के पास होगी। उसको ऑपरेट कैसे करना है, कौन से नियम उसमें लागू करना है, ये बनेगा। ये नई शिक्षा नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन है, जो चला आ रहा है ट्रेडिशनल में, अब तक जो चली आ रही थी शिक्षा नीति में यूजीसी का उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, अब ख़त्म हो जाएंगे इसके अलावा कॉलेजों को स्वायत्तता, ग्रेटेड ऑटोनॉमी देकर 15 साल से विश्वविद्यालय से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, बहुत बड़ी घोषणा है नई शिक्षा नीति में। इसके अलावा कॉलेजों को कॉमन एग्ज़ाम का ऑफर दिया गया है। यानी कि अगर आप किसी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उस कॉलेज का वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा, उसके बाद ही वहाँ पे एडमिशन ले सकता है। लेकिन यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। मतलब कि चाहे तो संस्थान, जिस संस्थान में एडमिशन लेना है, चाहे तो संस्थान इसको करवाए एंट्रेंस या ना करवाए। ये उस संस्थान यानी कि उस कॉलेज के ऊपर या उस यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपने यहाँ एंट्रेंस करवाता है या नहीं करवाता है। यदि वो एंट्रेंस करवाता है तो एंट्रेंस जो होगा वो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी या एनटीए या करवाएगी परीक्षाएं। वो एंट्रेंस की जितनी भी परीक्षाएं हैं वो एनटीए के माध्यम से होंगी, यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से होंगी नई शिक्षा नीति के तहत। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, वो अनिवार्य नहीं है कि उसको कॉलेज आपसे एंट्रेंस करवाए ही। तो ये ऑफ़र दिया गया है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों की जो फीस है, फीस नियंत्रण के लिए एक सोसाइटी बनेगी, एक नियंत्रण तंत्र तैयार किया जाएगा, जिससे जो शिक्षण जो संस्थाएं हैं उनकी फ़ीस एक नियंत्रित की जा सके। यानी नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन स्वतः घोषणा के आधार पर मंजूरी मिलेगी, जो नई शिक्षा नीति आई है। इसके अलावा अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग नियम हैं। लेकिन नई शिक्षा नीति में क्या होगा, भविष्य में सभी नियम एक समान बनाए जाएंगे। फीस पर नियंत्रण का भी एक तंत्र तैयार किया जाएगा। यानी कि जो नियम होंगे सभी के लिए समान होंगे, चाहे वो आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हो, राज्य विश्वविद्यालय में हो, या डीम्ड विश्वविद्यालय या प्राइवेट विश्वविद्यालय में, सभी के नियम समान होंगे। और एक उन पे फीस नियंत्रण के लिए एक नियंत्रण तंत्र बनाया जाएगा, जो फीस की पूरी मॉनिटरिंग करेगा, फीस को नियंत्रित करेगा। इसके अलावा शिक्षा में तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। यानी कि जो उच्च शिक्षण संस्थान को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। यानी कि जो संस्थान है, जैसे जहाँ पे एक किसी विषय की पढ़ाई होती है उच्च शिक्षण संस्थानों में, वहाँ पे किसी एक विषय की पढ़ाई नहीं, वहाँ पे और भी विषय वहाँ पे दिए जाएंगे, वहाँ पे और भी विषयों की पढ़ाई स्टार्ट होगी। इसके अलावा शिक्षा में तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। यानी कि अब शिक्षा जो होगी वो तकनीकी आधारित होगी, जिसमें तकनीकी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस कराने जैसी योजनाएं शामिल होंगी। यानी कि जो अब पढ़ाई होगी वो पूरा डिजिटल बेस करने की तैयारी है, ताकि अधिक से अधिक उसका उपयोग मिल सके छात्रों को,
डिजिटल फॉर्म में जो है उसकी कंटेंट तैयार किए जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो कोई अगर हिंदी भाषी क्षेत्र का है तो उसको जो पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल है, जो कंटेंट है, चाहे वो उनका ऑडियो कंटेंट हो, वीडियो कंटेंट हो या रिटन कंटेंट हो कोई, वो उनको हिंदी में ही मिलने जो है उसके कंटेंट तैयार किए जाएंगे। इसके लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जो है ये जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो बनाएंगे। भारतीय शिक्षण प्रणाली में जो नई शिक्षण नीति लागू हुई है उसके आधार पर। इसके अलावा विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को अनुमति दी गई है, देश में जो है अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने के लिए कैंपस खोलने की अनुमति दी गई है। इससे भारत के स्टूडेंट विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट व यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकेंगे, उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी बच्चे को विदेशी कॉलेज में या विदेश से जो है विदेशी कॉलेज की जो है डिग्री चाहिए या डिप्लोमा चाहिए तो उसको विदेश नहीं जाना पड़ेगा। अब वो यूनिवर्सिटीज़, जैसे अगर हम बात करें बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको अब जो है इसकी अनुमति दी गई है कि वो भारत में अपना कैंपस खोलें, भारत में अपनी शिक्षण प्रणाली जो है अपने जो कैंपस हैं वहाँ पे जो है पढ़ाएं, और यहीं से जो है बच्चे जो जा रहे थे विदेश अब यहीं से पढ़ें और यहीं पे उनको जो है उनकी डिग्री या डिप्लोमा उनको दिया जाए। तो यानी कि जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाह रहे थे विदेशी यूनिवर्सिटी से, उनको अब देश में ही रह के विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ने का मौका मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है नई शिक्षा नीति में। इसके अलावा बात करें तो स्कूली शिक्षा में जो अन्य महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं उसमें छठी क्लास से ही प्रोफेशनल नॉलेज देने वाली वोकेशनल शिक्षा, यानी कि जो है उनको अब छठी क्लास से ही प्रोफेशनल क्लास जो है उनको जो है जैसे कि अगर हम बात करें छठी क्लास से ही उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे अगर किसी को जो है गार्डनिंग की करनी है तो गार्डनिंग की उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, या किसी को जो है फर्नीचर की करनी है तो फर्नीचर की दी जाएगी। इस तरह की जो है थोड़ी सी ओकेशनल ट्रेनिंग उनको कुछ दिनों की दी जाएगी, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़े। साथ ही साथ 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। यानी कि अब जो है शिक्षण जो भारतीय नई शिक्षा नीति आई है इसमें जो है परिवर्तन किया गया है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो बोर्ड परीक्षाएं होती थी उनको और आसान बनाया जाए। यानी कि अब जो परीक्षाएं होती थी पहले जो क्वेश्चन आते थे आपके रिटन के, अब वो नहीं आएंगे, अब आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होंगे। यानी कि आपको अब समझना है क्वेश्चंस को, आप अगर समझे हैं, आपने उस चीज़ को समझा हुआ है अच्छी तरह से, तब आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे रटने से आसानी मिल जाएगी। यानी कि अब आपका जो है याददाश्त का टेस्ट नहीं होगा, आपके नॉलेज का टेस्ट होगा कि आपको कितना नॉलेज है। इसके साथ ही साथ स्कूल के परफॉर्मेंस आकलन में बदलाव होगा। यानी कि जो स्कूल का जो है बच्चा पढ़ रहा है अब उसका परफॉर्मेंस जो लेवल है उसको आकलन का तरीका चेंज होगा। ये त्रिस्तरीय मॉडल पे इसका जो है आकलन किया जाएगा। यानी कि पहला बच्चा खुद अपना आकलन करेगा, दूसरा उसका जो साथी होगा उसका दोस्त होगा वो उस बच्चे का आकलन करेगा, और तीसरा उसका शिक्षक उस बच्चे का जो बच्चा पढ़ रहा है उसका आकलन होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसके अलावा 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी। यानी कि अगर कोई बच्चा जो है मातृभाषा उसकी जहाँ की है, जैसे अगर मराठी है, महाराष्ट्र का है कोई, तो मराठी में अपनी 5वीं तक पढ़ाई कर सकता है। उसके ऊपर फोर्स नहीं दिया जाएगा कोई इंग्लिश में पढ़े या कोई और लैंग्वेजेस में पढ़े, वो अपनी 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ सकता है। यदि वो पढ़ना चाहे दूसरी भाषाओं में तब भी पढ़ सकता है, लेकिन उसको जो पढ़ाई दी जाएगी प्राथमिकता वो मातृभाषा की दी जाएगी। इसी तरह अगर हिंदी भाषी क्षेत्र का है तो हिंदी में पढ़ सकता है, या किसी और प्रांत का है तो अपने प्रांत की जो उसकी मातृभाषा है उसमें वो 5वीं तक पढ़ाई कर सकता है। इसके बाद जो आएगी 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे जो है काफ़ी जो है बहस चल रही है इस समय। जो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो यहाँ पे यूज़ किया गया है इसमें ये है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसमें से उसकी 2 मातृभाषाएं होनी चाहिए उसकी, यानी कि 2 उसकी जो है देश की भाषाएं होनी चाहिए, एक किसी बाहर की भाषा या विदेशी भाषा को पढ़ सकता है। तो यहाँ पे ये परिवर्तन किया जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर जो है यहाँ पे है कन्नड़ा पढ़ रहा है कोई, कन्नड़ा और हिंदी पढ़ रहा है तो साथ में इंग्लिश भी पढ़ सकता है। तो ये 3 जो है लैंग्वेज फार्मूला यूज़ किया गया है नई शिक्षण प्रणाली में। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं भारतीय शिक्षा नीति में। तो दोस्तों अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ऐसे ही आपके लिए नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहें आगे आने वाले समय में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।